Friends, welcome to the Learning Tricks YouTube channel. In this video, I am going to explain you chapter number 5 of class ninth, that is Introduction to Euclid's Geometry. In this video, we will cover this much topics. First of all, introduction, second one definition we have used, postulate, axioms and theorems. So, let us start with one by one. First of all, let us start with introduction. So, first of all, in this title, there is a word geometry. So, what do you understand by geometry? So, geometry is made up of two words. First of all, geo, and second one, that is metry. Both are Greek words. Geo means earth and metरी मीन्स मेजरमेंट. सो अर्थ का मेजरमेंट जहाँ पे भी करना है उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? जियोमेट्री की. बट अर्थ के मेजरमेंट की ज़रूरत क्या पड़ती है? सो पहले तो वो डिसाइड करते हैं. पहले के टाइम पे जब भी हर साल बाढ़ आती थी, या तो बाउंड्री किसी की डिसाइड करनी है या तो मैप डिसाइड करना है, तब हर साल फिर से बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ेगी. तो हर साल बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ेगी तो उसके लिए कोई ना कोई मेजरमेंट करना पड़ेगा. अब मेजरमेंट किसके हिसाब से करेंगे? कुछ ना कुछ उसके लिए हमने कोई सिस्टम तो डेवलप की कर होनी चाहिए. तो उस टाइम पे जो सिस्टम डेवलपमेंट की कि अर्थ को मेजरमेंट करनी, मतलब हम अर्थ को नहीं मेजर कर रहे हैं, उसके ऊपर के नॉन ऑब्जेक्ट जियोमेट्रिकल फिगर्स है उन सब को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम जियोमेट्री. सो वाई वी शुड स्टडी जियोमेट्री? अगेन वन क्वेश्चन अराइज कि भाई ये सब हमें पढ़ना क्यों चाहिए? तो मैंने अभी बताया वैसे ही कि हर साल बाढ़ आने से बाउंड्री इरेज हो जाती है. सिमिलरली स्टेट के बीच की बॉर्डर डिसाइड करनी है, या तो हमारे अगर मकान जो है उसकी बॉर्डर डिसाइड करनी है, या तो प्लॉट है वो मैप के हिसाब से ड्रॉ करना है, कितना एरिया किसका है, वो सब डिसाइड करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो जियोमेट्री की. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ यूक्लिड्स कंट्रीब्यूशन. यूक्लिड्स से पहले पाइथागोरस, थेल्स, ये सभी मैथमेटिशियन थे जिन्होंने जियोमेट्री का ब्रॉड कंसेप्ट दिया हुआ था, और उसके हिसाब से थोड़े बहुत थियरम और पोस्टुलेट्स दिए गए थे. फर्स्ट ऑफ ऑल, थेल्स का जो डायमीटर वाला कॉन्सेप्ट है कि डायमीटर बाइसेक्ट द सर्कल्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, वो मोस्ट फेमस थियरम था. उसके बाद पाइथागोरस ने स्टार्ट किया. तो पाइथागोरस ने भी बहुत सारे हमें जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं, और उसका भी एक थियरम बहुत फेमस है, दैट इज अ पाइथागोरस थियरम. ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर फॉर राइट एंगल ट्राइंगल. सो ये सभी अपने अपने हिसाब से प्रॉपर्टीज जियोमेट्री के लिए दे गए थे. बट इन सब ने बुक बनाने का कोई काम किया नहीं था. सभी ने अपने अपने हिसाब से फॉर्मूला लिख के दिए थे, तो उसका कोई ना कोई जगह पे स्टोरेज होना चाहिए जिससे बाकी के लोगों के लिए वो यूज़फुल हो. ये काम किसने किया? तो यूक्लिड ने किया हुआ है. तो यूक्लिड ने उसके लिए एक बुक लिखी जियोमेट्री के लिए, दैट इज एलिमेंट्स. उसका उसने नाम क्या दिया? एलिमेंट्स. और वो एलिमेंट्स को उसने 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया. एलिमेंट्स जो उसने बुक लिखी उसको उसने 13 चैप्टर में डिवाइड किया, और हर एक चैप्टर को उसने क्या नाम दे दिया? बुक. कि हर एक चैप्टर है वो अलग अलग बुक होगी. और अगर हमें जियोमेट्री का कंसेप्ट समझना है तो हर एक बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है. सो यूक्लिड की अप्रोच इसके लिए क्या क्या थी वो सब इस चैप्टर में हम ब्रॉडली पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विथ डेफिनेशन. सो यूक्लिड ने इसके लिए थोड़ी बहुत जियोमेट्रिकल डेफिनेशन, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स का यूज़ किया. तो डेफिनेशन क्या होती है? तो पहले हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है से एक डायमेंशनल लूज करता है तो फिर से वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, और एक डायमेंशनल लूज करेगा तो वो सरफेस में से लाइन में आ जाएगा, लाइंस में से पॉइंट्स में आ जाएगा. सो इस तरह से ये डायमेंशनल जो लूज होता है उस सब के बारे में हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. तो पहला शेप स्टार्ट करते हैं सॉलिड. सॉलिड में क्या होता है?
तो लेंथ की भी ज़रूरत पड़ती है, ब्रेथ की भी ज़रूरत पड़ती है और हाइट की भी ज़रूरत पड़ती है। दैट मीन्स इट इज़ अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को अगर हाइट ना हो तो, जैसे कि मैं एक सिलेंडर ले रहा हूँ, सिलेंडर में कहीं भी हमारे पास हाइट नहीं है तो वो एक्चुअली क्या कहलाएगा, सर्कल। तो सर्कल मतलब प्लेन फिगर होगी। प्लेन फिगर है तो उसके डायमेंशनल क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ही हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड सरफेस। सरफेस पहले सॉलिड लिया, सॉलिड में से सरफेस में आया तो सरफेस क्या हो गया, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अगेन सरफेस एक दूसरे को कहाँ मिलती है, सपोज हम जो रूम में बैठे हैं उसी की बात करते हैं तो उसकी वॉल दोनों एक दूसरे को मिलती है और वो दोनों वॉल है वो एक टाइप की सरफेस है। अब सरफेस दोनों जहाँ पे भी मिल रही है वो क्या हो गया हमारे लिए, एक लाइन हो गई। तो लाइन है वो अगेन एक डायमेंशनल लूज हुआ, तो 2 डायमेंशनल में से लाइन है वो क्या हो गई, 1 डायमेंशनल। अब लाइन का एंड कहाँ पे होता है तो वो देखो तो पॉइंट या तो वर्टाइसिस बोल सकते हो, तो वो वर्टाइसिस हुआ क्या हुआ, तो 0 डायमेंशनल, तो उसका कोई भी डायमेंशन होता नहीं है। तो उसके हिसाब से हर एक पार्ट को यूक्लिड ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो वो डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ पॉइंट। पॉइंट कोई भी डायमेंशनल वाला नहीं है और उसको हम ना ही डिफाइन कर सकते हैं। तो अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं हो सकता। पॉइंट जहाँ पे भी रखो वो एज इट इज पॉइंट ही रहेगा। तो पॉइंट की कोई डेफिनेशन इसलिए नहीं है, कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट जितनी दूरी से देखते हो तो वो क्या हो जाता है, पॉइंट। बोर्ड के ऊपर सपोज मैं एक डॉट कर रहा हूँ तो ये पॉइंट हो गया। वैसे ही यहाँ से अगर मैं बैठा हूँ और कोई भी मुझे 1 किलोमीटर दूर का ट्री दिख रहा है तो वो ट्री भी मेरे लिए तो पॉइंट ही हो गया। Am I clear? Now second one dimensional object, that is a line. A line is breathless length. लाइन है वो क्या है, ब्रेथलेस लेंथ। मतलब मैं सपोज ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसकी ब्रेथ कोई भी फिक्स नहीं होगी, थिकनेस कोई भी फिक्स नहीं होगी, ये लाइन ही बोली जाएगी। कितनी भी मोटी हो, मतलब उसकी थिकनेस कितनी भी हो, बट वो क्या हो जाएगा, लाइन ही है। तो लाइन की कोई भी ब्रेथ फिक्स होती नहीं है, इसीलिए लाइन को क्या बोलते हैं, ब्रेथलेस लेंथ। एंड थर्ड वन, लाइन का एंडिंग कहाँ पे हो रहा है, तो पॉइंट पे ही हो रहा है। सो एंड पॉइंट ऑफ लाइन्स आर पॉइंट्स। Then next one, a straight line is a line which lies evenly with the points on itself. मतलब एक लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, एक दो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। वो सब हम नंबर लाइन में सीख चुके हैं कि नंबर लाइन में एक से ज़्यादा पॉइंट होते हैं। देन अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। मतलब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आया कि सरफेस में क्या होगा, ओनली लेंथ एंड ब्रेथ होगा, हाइट होगा नहीं। जैसे कि हम जो राइटिंग पैड पे लिख रहे हैं उसकी थिकनेस भले ही हो बट वो थिकनेस हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लिख कहाँ रहे हम, लेंथ और ब्रेथ में। वो अगर बहुत बड़ा थिकनेस वाला हो तो भी चलेगा, बहुत छोटा थिकनेस वाला हो तो भी चलेगा, और विदाउट थिकनेस हो तो पेपर पे भी तो हम लिखते ही है। सो सरफेस उसी को ही बोलते हैं जिसमें लेंथ और ब्रेथ दो ही चीज़ की ज़रूरत है। देन एज ऑफ ए सरफेस आर लाइन्स। जहाँ पे भी दो सरफेस एक दूसरे को मिलती है तो वो क्या हो जाता है, लाइन। और अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली इन द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। लेट से ये मैं सपोज लाइन कर रहा हूँ तो ये लाइन है, ये प्लेन ही है जिसके ऊपर बहुत सारी ऐसी अनडिफाइनेड लाइन होगी। ओके, सो इतनी डेफिनेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये चैप्टर की। यूक्लिड ने डेफिनेशन क्यों दी थी, तो भाई हर एक जो डायमेंशन लूज हो रहा है तो हर एक डायमेंशन को लूज करते हुए उसके लिए डिफाइन किया हुआ है हर एक पार्ट को। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ पोस्टुलेट्स, एक्सियोम्स एंड थियरम्स विच यूक्लिड हैड गिवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो पोस्टुलेट, एक्सियोम और थियरम तीनों के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। सो उससे पहले हमें एक स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस जो हम बोलते हैं, या तो अगर वो ट्रू है या तो वो फॉल्स है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, दोनों में से कोई भी एक। कंडीशन के हिसाब से दोनों नहीं हो सकते कि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आज बारिश होगी तो ना भी हो भी, तो ये स्टेटमेंट नहीं हुआ। स्टेटमेंट मतलब वो थ्रू आउट सेम ही रहता है कि मतलब वो कोई भी कंडीशन देखो वो सेम ही है। जैसे मैं ये बोल दूं कि आज बारिश हो गई है
तो ये हो ही गई है, तो ये ट्रू हो गया। या अब दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि भाई आज बारिश नहीं होगी और नहीं हो रही है उसी दिन, क्योंकि अगर समर का सीजन है तो उसमें बारिश होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो आज मैं बोल रहा हूं कि आज बारिश नहीं हो रही है, तो ये स्टेटमेंट हो गया। बट चांसेस है कि भाई बारिश होगी भी नहीं होगी, तो वो क्या हो गया, स्टेटमेंट नहीं है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो है, तो x की वैल्यू ऑलवेज -2 होगी, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। या तो सेंटेंस बोल रहे हो तो ये ट्रू है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, स्टेटमेंट है। बट अगर बोलूँ x प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। क्यों स्टेटमेंट नहीं है, x की वैल्यू 1 डालते हो तो ये 1 प्लस टू 3 ग्रेटर देन जीरो हो गया, बट x की वैल्यू -3 डालते हो तो वो लेस देन हो गया। तो ये सेंटेंस है बट स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट और सेंटेंस के बीच का फर्क पता चल गया। सो स्टार्टिंग करते हैं। एनी सेंटेंस विच में बी ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट जो मैंने बता दिया कि x प्लस 5 ग्रेटर देन जीरो, तो अगर ये स्टेटमेंट तो पहले ही नहीं है, बट अगर मैं x प्लस 5 इज इक्वल्स टू जीरो बोलूँ तो ये स्टेटमेंट हो गया। तो अब ये स्टेटमेंट को अगर प्रूव करने की जरूरत पड़े तो उसको हम क्या बोलेंगे, थियरम। और विदाउट प्रूफ अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो या तो ये पोस्टुलेट हो सकता है या तो ये एक्सियोम्स हो सकता है। नाउ देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन पोस्टुलेट एंड एक्सियोम्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर assuming both as the same, but there is a slight difference. Postulate are the statement which is universal truth and does not require proof. Similarly, axioms are the statement which is universal truth and does not require proof. दोनों ट्रूथ ही हो और जिसको प्रूव करने की जरूरत ना हो तो उसी को ही हम एक्सियोम्स और पोस्टुलेट बोल सकते हैं। बट डिफरेंस क्या है, तो पोस्टुलेट खाली जियोमेट्री के लिए यूज होता है और एक्सियोम है वो मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई होता है। सो स्टेटमेंट विच आर लिमिटेड टू जियोमेट्री दे and does not require a proof, that is called postulate, and a statement which can be used everywhere in the mathematics and we does not require the proof is called axiom. So अभी हम बहुत सारी जगह पर axiom ही यूज कर रहे हैं, postulate यूज कर रहे हैं नहीं है। So axiom कोई भी मैथमेटिक्स का कोई भी पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रा या तो नंबर सिस्टम कोई भी हो, तो वहाँ पे अगर स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो जो कि यूनिवर्सल ट्रू है और प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसको हम एक्सियोम बोलते हैं। और जियोमेट्री के लिए वहाँ पे जो स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं जिसकी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है तो वो पोस्टुलेट हो जाते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ थियरम। अब थियरम क्या है, तो स्टेटमेंट बराबर है, ट्रू है फॉल्स है अभी कुछ पता नहीं है, बट अगर उसका प्रूफ हो जाता है तो ही कोई लोग मानेंगे, तो उसको बोलते हैं हम थियरम। तो थियरम मीन्स क्या होगा, अ स्टेटमेंट विच रिक्वायर्स अ प्रूफ आर कॉल्ड थियरम। मतलब कोई भी आपने स्टेटमेंट बोला, वो स्टेटमेंट सामने वाले को समझ में आ गया, बट वो पहले बोलेगा कि भाई प्रूफ दिखाओ, तो वो प्रूफ आप दिखाते हो तभी वो स्टेटमेंट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं थियरम इन द जियोमेट्री। देन कोरोलरी। कोरोलरी मतलब क्या होता है कि जो हमने डिराइव किया हुआ है थियरम के हिसाब से, अगर थियरम को हम फिर से स्टार्ट करते हैं और थियरम को का यूज करते हैं, थियरम मतलब प्रूफ्ड स्टेटमेंट, और प्रूव्ड स्टेटमेंट का यूज करके कोई और चीज अगेन हम प्रूव कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोरोलरी। आई थिंक ये तीनों के बारे में आप क्लियर हो। पोस्टुलेट मतलब क्या, तो कि स्टेटमेंट विच डज नॉट रिक्वायर प्रूफ एंड लिमिटेड टू जियोमेट्री। एक्सियोम मतलब क्या, विच डज नॉट रिक्वायर प्रूफ बट लिमिटेड टू मैथमेटिक्स। एंड थियरम्स विच रिक्वायर्ड प्रूफ, एंड corollary means derived from theorem. Now Euclid had given some axioms, तो ये axioms है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख ही लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये एक्सियोम क्यों बोल रहे हैं हम इसको, एक्सियोम इसलिए बोल रहे हैं कि ये मैथमेटिक्स में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ एक्सियोम। चलो एक चीज ये 1 kg वाली है, ये भी दूसरी 1 kg वाली है, ये तीसरी 1 kg वाली है, तो इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। पहले दो, अगर ये दोनों का मतलब सेम है, ये दोनों सेम है,
सिमिलरली ये दोनों भी सेम है, तो पहला और तीसरा वो भी सेम होंगे. इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड वन, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल्स. सपोज टू एक साइड है और एक साइड एक्स है. अब सपोज इस साइड भी मैं टू ऐड कर रहा हूँ और इस साइड भी मैं टू ऐड कर रहा हूँ, तो जो चीज़ हमें मिलने वाली है वो दोनों में क्या होने वाली है? सेम. तो दोनों साइड अगर इक्वल थिंग्स हम ऐड कर रहे हैं तो जो हमें होल मिलने वाला है वो भी क्या होगा? इक्वल्स. ये सेकेंड एक्सियोम हो गया. थर्ड स्टेटमेंट ऐसा ही है बट यहाँ प्लस की जगह पर माइनस. तो इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, पहले ही हमारे पास कोई एक इक्वेशन है जिसमें से हम कोई भी चीज़ निकाल रहे हैं बट दोनों साइड से निकाल रहे हैं, तो अगेन जो चीज़ बचने वाली है वो क्या होगी? सेम होगी. देन फोर्थ वन, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. जैसे कि ये सर्कल है, अब सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल मैं बना रहा हूँ, वो भी उसके ऊपर फिक्स बैठ जाता है, मतलब कोइंसाइड हो रहा है. तो व्हाट वी कैन से, दिस सर्कल एंड दिस सर्कल बोथ आर इक्वल. तो थिंग्स विच आर कोइंसाइड वन अनदर आर कॉल्ड इक्वल टू वन अनदर. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सर्कल ही होना चाहिए, ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, बट दोनों अगर कोइंसाइड हो रहे हैं दैट मीन्स वी कैन से they are equal. Then next one is the whole is always greater than the part. अगर आप एक पिज़्ज़ा पीस ले रहे हो और उसका पार्ट निकाल रहे हो, तो ये पिज़्ज़ा का पीस है, तो ये पार्ट है वो बड़ा होगा कि ये पिज़्ज़ा बड़ा होगा? तो ऑलवेज पिज़्ज़ा बड़ा होगा. तो होल जो कोई भी चीज़ बड़ी है, जो पूरी चीज़ है, उसमें से अगर हम पार्ट ले रहे हैं तो वो पार्ट है वो ऑलवेज छोटा होगा. तो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और स्टेटमेंट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. देन थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. कोई भी चीज़ है वो अगर डबल है एक चीज़ से, जैसे कि ये मान के चलता हूँ कि ये 1 kg का है और ये 2 kg का है, ये भी 1 kg का है, ये 2 kg का है, तो इसका डबल ये हुआ, इसका डबल भी ये है, सॉरी इसका डबल भी ये है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. देखो थिंग्स, ये थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, ये डबल है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम. और सिमिलरली ये 1 है और ये 2 है तो भी यही होगा. थिंग्स विच आर हाल्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. नाउ ये एक्सियोम है, वो कहीं भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं और मैथमेटिक्स में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एक्सियोम्स. अब जियोमेट्री रिलेटेड पोस्टुलेट्स की बात कर रहे हैं जो यूक्लिड्स ने दिए हुए हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट पोस्टुलेट. अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट. तो जैसे कि सपोज एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है, तो इन दोनों को ज्वाइन करती हुई आपको एक ही लाइन मिलेगी. तो उसके ऊपर से एक्सियम हमने डिराइव किया है. गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू द देम. अगर दो अलग अलग पॉइंट है तो उसमें से पास होती हुई मैक्सिमम कितनी लाइन हो सकती है? एक ही लाइन हो सकती है. या दोनों में से पास होती हुई ऐसी अलग अलग लाइन तो बहुत सारी हो सकती है कि दोनों में से पास होने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर हम दोनों में से पास होती हुई लाइन की बात करें तो वो अकेली एक सिंगल लाइन मिलेगी. Now postulate number 2 is a terminated line can be produced indefinitely. Suppose यही मैं मान के चलता हूँ कि ये terminated line है, अब यहाँ end हो गई. अब इसको अगर मुझे extend करना है तो मैं दोनों साइड कितनी भी extend कर सकता हूँ. So a terminated line can be produced indefinitely. Then postulate 3 is a circle can be drawn with any center and any radius. आपको यहाँ पे सेंटर दिया है तो ये सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, ये भी ड्रॉ कर सकते हो, ये भी ड्रॉ कर सकते हो. तो ऐसे बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो और यहाँ पे दूसरा सेंटर लेके भी ड्रॉ कर सकते हो. तो सर्कल हमें जितने चाहिए वो ड्रॉ कर सकते हैं ऑफ एनी रेडियस एंड ऑफ एनी सेंटर. देन नेक्स्ट वन, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. तो ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है. तो सभी का मेजरमेंट कहीं भी आप मेजर करते हो तो वो क्या होने वाला है? 90 डिग्री. सो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. Now next postulate is the important one, fifth one. If a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two
राइट एंगल्स। स्टेटमेंट पूरा पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आया, चलो एक एग्जांपल लेके या तो ड्रॉ करके बता रहा हूँ। देखो, इफ अ स्ट्रेट लाइन, चलो ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, मेक्स फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, एक ये और एक ये, दो स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर फॉल कर रही है एक ये स्ट्रेट लाइन और एक ये स्ट्रेट लाइन, दोनों के ऊपर ये स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है। लाइन मेक्स टू इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, तो ये टू इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूँ, तो एक ये और एक ये। सिमिलरली ये साइड वाला ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। नाउ ये पेयर हो गई 1 नंबर और ये पेयर हो गई 2 नंबर्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, अगर दोनों का प्लस करते हो तो लेस देन टू राइट एंगल्स, लेस देन रूट टू राइट एंगल्स मतलब क्या हुआ, 180 से कम। देन द टू स्ट्राइट लाइन्स इफ प्रोड्यूस इनडिफाइनेटली, अगर उसको प्रोड्यूस करते हो तो वो कहीं ना कहीं मिलेंगी, किस साइड मिलेगी, जिस साइड सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन द टू राइट एंगल्स, मतलब जिस साइड उसका एंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 होगा उसी साइड ये दोनों लाइन मिलने वाली है। तो देखो ये दो लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे ये भी 90 से बड़ा हो गया, ये भी 90 से बड़ा हो गया, तो दोनों का टोटल करोगे तो 180 से बड़ा होगा। सिमिलरली यहाँ दोनों एंगल है वो 180 90 से कम है, तो ये दोनों लाइन इसी साइड मिलने वाली है। और इक्विवेलेंट वर्जन की बात करते हैं तो फॉर एवरी लाइन एम देर इज अ every line L, and for every point P not lying on L there exists a unique line M passing through P and parallel to L। कोई भी अगर लाइन L की बात कर रहे हो और कोई भी पॉइंट P बाहर का है जो उसके ऊपर लाइन नहीं कर रहा है, ये पॉइंट हो गया P और ये लाइन L है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन, एक यूनिक लाइन ही मिलेगी जो इसके पैरेलल होगी और P में से पास होगी। क्लियर? तो ये पोस्टुलेट नंबर 5 है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पैरेलल लाइन का एग्जिस्टेंस हमें दिखाता है, क्योंकि इस दोनों का टोटल करते हो तो ये 180 से छोटा भी नहीं होगा, 180 से बड़ा भी नहीं होगा, दोनों का टोटल क्या होने वाला है, तो दैट वुड बी 180। नाउ नेक्स्ट इज थियरम 5.1। सो टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट कॉमन, अगर दो अलग अलग लाइन है तो उसको एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकते। ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई तो इन दोनों के भी नहीं, और एक के ऊपर दूसरी लाइन है तो वो सेम ही लाइन है, उसको अलग लाइन ही नहीं बोल सकते। सो प्रूफ करना है, हियर वी आर गिवन टू लाइन्स L एंड M, एक L ले लेते हैं एक M ले लेते हैं। लेट अस सपोज दैट टू लाइन इंटरसेक्ट इन टू डिफरेंट पॉइंट P एंड Q, दोनों एक दूसरे को दो अलग अलग पॉइंट में मिल रही है, P और Q, इस तरह से दो पॉइंट में मान के चलता हूँ। सो यू हैव टू लाइन्स पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P एंड Q, तो हमारे पास अब क्या हो गया कि दोनों में से पास होता हुआ दो लाइन हो गई, जो कि एक्सियोम हमारा जो फर्स्ट पोस्टुलेट था उसका तो रॉन्ग किया गया, तो ये रॉन्ग नहीं हो सकता। सो बट दिस इज assumption clashes with the axiom that only one line can pass through the two distinct points, तो दो अलग अलग पॉइंट में से पास होती हुई एक ही लाइन मिल सकती है, इसका तो हमने गलत किया। सो द assumption that we started with the two lines can pass through two distinct point is wrong, ये रॉन्ग हो गया, तो मतलब ये प्रूफ है हमारा assumption रॉन्ग है, दैट मीन्स कोई भी दो पॉइंट्स में से पास होती हुई एक ही लाइन मिल सकती है। आई होप इस चैप्टर के बारे में आप क्लियर हो, इतने थियरम और इतने पोस्टुलेट एक्सियोम हम यूज़ करने वाले हैं, और यूक्लिड का कंट्रीब्यूशन भी आप एक बार अगर टेक्स्ट बुक में थरली रीड कर लेते हो तो you will know that what Euclid had given to the mathematics. Thank you everyone.